तो मोदी जी को डायरेक्ट कह देते हैं कि भैया यू मे बी इन ऑफिस बट यू आर नॉट इन पावर। आप लेखक हैं, विचारक हैं। आपने कृष्ण गोपेश्वर, कृष्ण योगेश्वर, अनब्रेकिंग इंडिया जैसी पुस्तकें लिखी हैं, जिनको यूट्यूब चैनल पे हम जयपुर डायलॉग्स नाम से जो चैनल है उस पे देखते हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी संजय दीक्षित सर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आए। श्री डालमिया, मंच पर उपस्थित सिद्धू साहब, जीडी बख्शी साहब, प्रभात जी, विवेक जी, बड़ा उत्तम प्रयास है। ये पुस्तक जो है वो अभी अभी मेरे हाथ में आई है और मैं प्रयास कर रहा था कि जो अल्प समय मुझे मिला है उसमें मैं इस पुस्तक में कुछ थोड़ा सा देख सकूं और इसके बारे में बोल सकूं। सराहनीय प्रयास इसलिए है क्योंकि इसको एक, मैं ये कहूंगा कि ये विषय तो बहुत ही वृहत है। इसके बारे में मुझे लगता है कोई 50, 60, 70 वॉल्यूम्स भी लिखे जाए तो कम है। तो इसलिए ये अपेक्षा करना कि इस छोटी सी पुस्तक में बहुत सारा मटेरियल आ सकेगा तो उपयुक्त नहीं है, लेकिन गागर में सागर भरने का प्रयास यह अवश्य है। तो इसके लिए मैं रघु जी की और विवेक जी की प्रशंसा करूंगा, सराहना करूंगा, प्रभात जी की भी। और मैं अभी देख रहा था, मैंने अभी अभी प्रभात जी से कहा कि जो मेरा लेख इसमें उद्धृत किया गया उसमें कुछ कतिपय गलतियां हैं, वो थोड़ी सी ठीक कर लेंगे। तो यदि आपने मुझे एक बार प्रूफ दिखा दिया होता तो मैं उसको ठीक कर देता। तो इतिहास का जो विषय है उसके बारे में कई बार आजकल के युग में, विशेषकर जो हमारे लेफ्ट वाले हैं, वो हमको ये कहते हैं कि भाई व्हाट्स सो इम्पोर्टेंट अबाउट हिस्ट्री, क्या जरूरत है हिस्ट्री की। लेकिन साथ में वे अपने काम में लगे रहते हैं लगातार। आपको कहते हैं कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये तो सब जो है इस पुरानी किस्सा है। ये नहीं बताते आपको कि किसी भी मानव के लिए यदि उसके पास अपना आत्म गौरव नहीं हो तो वो बिल्कुल एक प्रकार से पशु के समान भी हो जाता है। मेरे ख्याल से रामधारी सिंह जी की पंक्तियां है ना कि जिसमें निज देश का, निज संस्कृति का अभिमानों में, थोड़ा सा भूल रहा हूँ, वो नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। जिसमें निज देश का, निज का अभिमान है, वो निज नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। तो इसका जिस्ट ये है कि आपको अपने बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। और यह जो तथ्य है यह अंग्रेजों ने बहुत अच्छी तरह से समझा, क्योंकि वो जब आए तो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, आपको पूर्व पक्ष अवश्य करके जो आपके जो शत्रु हैं, जो आपको मिटाना भी चाहते हैं, आपकी संस्कृति भी मिटाना चाहते हैं, आपको सिरे से समाप्त करना चाहते हैं, जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, उनके भी जो टूल्स हैं, उनके जो भी मेथड्स हैं, उनके तौर तरीके हैं, उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। भारत के पराभव में एक कारण यह भी रहा, हमारे पास वीरता की कमी नहीं थी, लेकिन हमने शत्रु के सिद्धांत को पढ़ने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि मैं काफी देखता रहता हूं, मुझे कहीं भी इस्लाम का पूर्व पक्ष नहीं मिलता। आप 17वीं 18वीं शताब्दी से पहले सबसे पहला जो है वो पूर्व पक्ष देखता हूं तो मैं वो कश्मीर के इतिहास में जोन राज ने जो आपकी जो राज तरंगणी का जो दूसरा भाग लिखा गया है, वो जोन राज जो है वे थोड़ा सा वहां पर पूर्व पक्ष आरंभ करते हैं। बाद में फिर इस्लाम का विस्तृत पूर्व पक्ष जो है वो
दयानंद सरस्वती जी करते हैं, और फिर बाद में फिर वो जाके 19वीं 20वीं शताब्दी में जाकर कुछ उसके बारे में जानकारी एकत्रित होनी शुरू करती है। तो आपका एक ऐसा, जिसको हम कहें कि एक ऐसी विचारधारा जो आपको पूर्णतः विलोपित करना चाहती है, उसके बारे में यदि आपको जानकारी नहीं हो तो आप कर क्या सकते हैं, प्रश्न ये उठता है। और कश्मीर का इतिहास विशेषकर अभी मैं कहूँगा कि बहुत कुछ सराहनीय प्रयास हुए हैं। एक इंस्टीट्यूट ऑफ होलोकॉस्ट स्टडीज भी जम्मू में स्थापित किया गया है, और वे अच्छा काम कर रहे हैं कि उन लोगों का जो नैरेटिव है वो हमें पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। खैर, अब तो काफी विस्तार में पूर्व पक्ष आ गया है, और इंटरनेट का हमें साधुवाद देना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के जरिए आजकल तो मैं देखता हूँ कि बच्चा जो है वो कुछ भी कहा जाता है तो वो तुरंत उसके उत्तर में एक आयत या एक हदीस कह के और चुप करा देता है। ट्विटर पे आप इस प्रकार के वाद विवाद रोज ही देखते होंगे, डेली का काम है। तो वो मुझे लगता है ये काम कुछ लोगों ने आरंभ किया था, हमने उसको थोड़ा आगे बढ़ाया, और अब तो बाढ़ आ गई है। अब आपके पास कम से कम इस नैरेटिव वॉर में जहां तक रिसोर्सेज और जहां तक सामग्री का प्रश्न है उसका कतई अभाव नहीं है। लेकिन अभी भी हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें भी इतिहास के प्रश्न पे भी, और हमारे जो धार्मिक जागरूकता का जो प्रश्न है उसमें उसके भी दो प्रमुख अवयव तो हैं ही। एक तो हमारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारे आपके जैसे लोग हैं, उनमें चेतना का संचार करना, मुझे लगता है कि यह अपेक्षाकृत सरल कार्य है, क्योंकि अधिकतर लोगों का जुड़ाव है जड़ों से, और कुछ नहीं तो संस्कार हैं। संस्कार अभी के नहीं तो उनके माता पिता के संस्कार हैं। कहीं भी आप उनको थोड़ा सा भी स्पर्श करते हैं तो वो आ जाते हैं सामने, और फिर वो बात जो है वो फैलती चली जाती है। तो ये मैं अपेक्षाकृत अधिक सरल कार्य मानता हूँ। साथ में और भी कार्य जैसे हैं जिससे इसकी चेतना का संचार होने के बाद में जो सहायता यदि आप कर सकते हैं या इसको और प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो एक कार्य। दूसरा जो कार्य है वो जो एस्टैब्लिश्ड इकोसिस्टम है, जिसको आप ध्यान है, वो जो एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है दी कश्मीर फाइल्स का, क्या हुआ सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है। जिसके कारण मैं कई बार कहता हूँ, कई बार जब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, सरकार के लिए कहता हूँ कि इन लोगों को डायरेक्ट कहता हूँ, ऐसे नहीं, हम तो छुपे से तो कहते ही नहीं, हम तो मोदी जी को डायरेक्ट कह देते हैं कि भैया यू मे बी इन ऑफिस बट यू आर नॉट इन पावर, यू मे बी इन ऑफिस बट यू आर नॉट इन पावर। उसका क्या तोड़ है, उसका क्या भेद है? वो भेद ये है कि अभी तक किस तरह से जो लोग पावर में हैं उन्होंने अपनी जड़ें किस तरह से जमाई हैं, किस तरह से उन्होंने पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को खेला है। कैसे आप ये थोड़ा बहुत भी यहाँ पर अपना नैरेटिव चलाते हैं तो उसको तोड़ने के लिए वो बाहर से किस प्रकार से दबाव ले आते हैं, ये है सब हमें भी जानना आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर हम दबाव नहीं बना सकते। मैं लगातार कहता रहता हूं कि भाई ये केवल आपको एक सरकार चुन के खड़ी कर देना ये पर्याप्त नहीं है। आप कुछ विशेष समाज जो है उनसे सीखें कि कैसे आपके चुने हुए लोगों पर लगातार दबाव बनाकर रखा जाता है। लेकिन वो दबाव आप तभी बना पाएंगे जब आपके पास उसकी समझ होगी। अब छोटा सा उदाहरण, थोड़ा सा विषयांतर होगा, लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से ये पूरा जो वैश्विक सिस्टम है वो ये लोग चलाते हैं। जो वैश्विक वामपंथ है वो पूरे विश्व को लक्ष्य पर लेकर चलता है। भारत उसका एक अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन
उसका जो लक्ष्य है वो पूरा विश्व है। यदि आप इस समय देखें, इस समय जो देखने वाली बात है वो आप देखें कि अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में कैसे इस वामपंथ ने पूरे समाज को नष्ट कर दिया। समाज को क्यों नष्ट करता है ये? समाज को नष्ट इसको करता है क्योंकि इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट जो है वो है पावर, और पावर, इनडेफिनिट पावर, सदैव के लिए एक बार पावर में आ जाए तो कभी पावर छूटे नहीं। उसके लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि वह सीधे संपर्क में रहे व्यक्ति के, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड द इंडिविजुअल। किसी जमाने में याद हो कि एक प्लेटो ने एक कम्युनिज्म की थ्योरी बताई थी जिसमें कम्युनिज्म ऑफ विमेन भी हुआ करता था। हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे जिस समय आईएएस की परीक्षा दे रहे थे, तो उसमें आता था कम्युनिज्म ऑफ विमेन बाय प्लेटो। हमें बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन आज हम जब देख रहे हैं कि जो कुछ अमेरिका में हो रहा है उसी को चरितार्थ करके स्टेट और इंडिविजुअल में डायरेक्ट रिलेशनशिप इसलिए बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि समाज, परिवार, ये सब जो है ये उनके लिए एक अवरोध है। भारत में हम बहुत हम कहेंगे कि भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसी थाती है, ऐसे शास्त्र हैं, ऐसे इतिहास हैं, ऐसे कवित्व हैं, ऐसे चरित्र हैं जिनको हम बार बार रेफर कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनका पालन कर सकते हैं। इसीलिए आप देखें कि जब घोर अंधकार था उस समय किस प्रकार से हमारे भक्ति मार्गियों ने इस हाथी को बचाकर रखा, जीवित रखा, और उस समय तक जब तक कि वो जो आक्रांता थे वो शिथिल नहीं पड़ गए। उसके बाद भी आप देखते हैं जो पुनरुत्थान होता है अंग्रेजों के पूरे अंग्रेजीकरण के प्रयास के उपरांत भी, आज भी आप देखते हैं कि इंटरनेट के बाद अचानक से एक पुनरुत्थान की जागृति सी आ गई है। तो वो हमारे पास एक धरोहर है और उस धरोहर को आगे बढ़ाने का कार्य इस प्रकार की पुस्तकें करती हैं। गागर में सागर अवश्य है, लेकिन जिन लोगों तक ये पुस्तकें जाएंगी वो निश्चित रूप से उनमें एक चिंगारी तो कहीं ना कहीं जगाएंगी अवश्य। इसलिए और अधिक न बोलते हुए मैं पुनः रघुवरी डालमिया जी का, विवेक मिश्र जी का, प्रभात जी का आभार प्रदर्शित करता हूं हम सभी की ओर से कि आपने यह एक जीवंत प्रयास किया। तो मैं बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा प्रभात जी को। प्रभात प्रकाशन के डायरेक्टर हैं और हिंदी में ऐसा हम मानते थे 2014 से पहले भी जो राष्ट्रवादी पुस्तकें होती थी वो कहीं मिले न मिले, प्रभात प्रकाशन में आप पहुंच जाओ खोजते खाजते तो कुछ मिल जाएंगे। 7,000 से अधिक पुस्तकें आप लोग छाप चुके हैं। प्रभात जी मंच पर विराजे आदरणीय चंद्र बख्शी जी, आदरणीय जी सिद्धू जी, आदरणीय संजय दीक्षित जी, आदरणीय डालमिया जी, विवेक जी, और इस मंच, इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वानों का मैं सादर नमन करता हूँ। आपके सम्मुख बोलना मेरे लिए सचमुच गौरव की बात है क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी हैं। प्रभात प्रकाशन का सदैव यह प्रयास रहा है कि वो ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करे जो समाज को दिशा दे सके, भारत के गौरव बोध को जागृत कर सके और भारत के गौरवशाली अतीत और स्वर्णिम भविष्य को रेखांकित कर सके। आज लोकार्पित होने वाली पुस्तक उसी परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि यह भारत के अनकही इतिहास को अनावृत करती है, उद्घाटित करती है। जो भ्रम और मिथ्या फैला दी गई उसको हमारे सामने उजागर करती है और तथ्यों के साथ सब बातें स्पष्ट करती है कि कैसे हमको गलत इतिहास पढ़ाया गया। इसलिए आज की आवश्यकता है कि ऐसी पुस्तकों का अधिक से अधिक प्रणयन हो, लेखन हो, प्रकाशन हो। जैसा भी रघु जी वैश्य ने बताया, 2014 के बाद एक थोड़ा परिवर्तन आया, सामाजिक चेतना जागृत हुई है लोगों के मन में। हम तो दीर्घ काल से ये काम करते आ रहे हैं कि जो सत्य है, जो भारत का सनातन सत्य है, उसके बारे में पुस्तकें प्रकाशित होकर समाज को हम उपलब्ध कराते रहें। कठिन मार्ग है पर ठीक है, इस पे हम चल रहे हैं क्योंकि आप सबका साथ हमको मिलता है। आज आवश्यकता है कि जो
भ्रम, मिथ्या और जो हमारे इतिहास के साथ कदाचार किया गया है उसको हम अंडू करें। तो आज जो ये पुस्तक लोकार्पित हो रही है ये उसी क्रम में एक पहल है। एक गागर में सागर है ये पुस्तक, जिसके अंदर संक्षेप में इन सब विषयों में जिसमें बताया भाई साहब ने, हम बिल्कुल अपरिचित हैं। जैसे अभी ओमेनजी भाई साहब की पुस्तक हमने प्रकाशित की महाराणा, ये 1000 वर्ष के सिसोदिया वंश के इतिहास को हमारे सामने रखती है। हमको बताया गया कि हम लोग तो एक पराजित समाज रहे, हमेशा मार खाई, हारते रहे, परंतु जिस प्रकार तथ्यों के साथ में ओमेन जी ने विषय रखा तो ये उस पुस्तक की लोकप्रियता है कि पुस्तक की 20,000 से अधिक प्रतियां बिकी हैं। तो यानी समाज के अंदर लोग अच्छा साहित्य पढ़ना चाहते हैं। मैं ओमेन जी भैंसों को सचमुच इसके लिए बधाई देता हूँ, क्योंकि जब ये पुस्तक मेरे पास प्रकाशन के लिए आई थी तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि इसमें से एक शब्द भी मैं हटने नहीं दूंगा, एक पंक्ति भी अब एडिट नहीं करेंगे। तो मैंने कहा था कुछ भी नहीं हटाएंगे, अगर तथ्य और प्रमाण के साथ सब बातें होंगी तो उसको हम रखेंगे, और उसको लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला। तो ये दिखाता है कि समाज के अंदर लोगों में जागृति आई है। हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारा सच्चा इतिहास क्या है। तो ये भारत का अनकहा इतिहास तो है, भारत का सच्चा इतिहास, प्रामाणिक इतिहास आने वाले समय में आए। इस पुस्तक के लोकार्पण में, महाराणा के लोकार्पण में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। उन्होंने कहा किसने रोका है आपको इतिहास लिखने से, अपना इतिहास लिखिए। अहोम राज्य का 700 वर्ष का गौरवशाली इतिहास है, उसके बारे में पुस्तकें आनी चाहिए। चोल वंश के बारे में, गुप्त राजवंश के बारे में, इन सब के बारे में पुस्तकें आनी चाहिए, क्योंकि वही हमारा सच्चा इतिहास है। नहीं तो कुल मिला के 300 वर्ष के अंदर मुगल कालीन इतिहास पढ़ा के बात को समाप्त कर देते हैं, और उसमें भी ऐसा दिखाते हैं कि भारत में कुछ था नहीं, जो कुछ था वो लोग लेके आए या अंग्रेज लेके आए। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अभी 2 दिन पहले ही रामेश्वरम और तिरुपति होके आया हूँ। वहां जो स्थापत्य कला देखी है मैंने, वो अद्भुत है। यानी हर भारतीय को वहां जाके देखना चाहिए कि कितना संपन्न हमारी कला, हमारी स्थापत्य कला, ये सब कुछ कितनी गौरवशाली थी। पर आक्रांता चूंकि वहां तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए वो बची रही। तो हम इस बचे हुए इतिहास के बारे में लोगों को बताते रहें, इसी काम में हम आपका साथ चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।